जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख जो आपके संशोधन अधिनियम है और उसके प्रावधान हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की सेक्शन में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन 1951 से लेके वर्तमान समय तक जितने भी संशोधन भारत के संविधान के अंदर हुए हैं, यानी अंतिम जो संशोधन यानी 106 नंबर का जो संशोधन है सन 2023 के अंदर जो हुआ था, लोकसभा राज्यसभा के अंदर यानी संसद के अंदर महिलाओं को 33% जो रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में संकलित किया गया। उस प्रकार के तमाम संविधान के संशोधन और उसके अधिनियम प्लस उसके प्रावधानों को लेकर के आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों, आप सभी के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, और स्पेशली हिमाचल प्रदेश TGT, JBT, टेट और कमीशन का जो एग्जाम है, पटवारी, पुलिस, जितने भी आपके हिमाचल और सेंटर और स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी प्रकार का प्रश्न जो है वो पुट किया जाता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे संविधान के प्रमुख संशोधन को लेकर के कि भारत के संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए, कब से शुरुआत हुई, किस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए और किस प्रकार के प्रावधान कौन से संशोधन के द्वारा जो है वो आपके हटाए गए। इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण संशोधन से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान का जो संशोधन है, संशोधन नंबर 1। तो भारतीय संविधान में संशोधन का मतलब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है वो आपके किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत का जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है, यानी ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। हमारा जो संविधान है भारत का ना तो कठोर है, इतना भी कठोर नहीं है कि उसमें संशोधन या परिवर्तन किया ही नहीं जाए, और इतना भी लचीला नहीं है कि आसानी से उसमें संशोधन किया जाए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक तो किया जाता है साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति या सहमति से जो है कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। ये संशोधन कैसे होता है, किस परिस्थिति से होकर बिल को गुजरना पड़ता है और संविधान में संशोधन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसके लिए हम अलग से टॉपिक में बात करने वाले हैं कि संशोधन जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कौन से भाग में, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है। संशोधन जो प्रक्रिया है हमने आपका जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम अलग से वीडियो के अंदर जो है बात करेंगे। यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संशोधन के को लेकर के, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो संविधान में हुए हैं उन तमाम चीजों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, संशोधन का मतलब होता है किसी संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन करना या फिर उसको जो है जोड़ना या फिर किसी प्रावधान को हटाना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम संविधान के प्रमुख संशोधन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो संशोधन प्रक्रिया जो है ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आती है, और ये जो प्रक्रिया है हमने भारतीय संविधान में कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था दोस्तों, ये भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और संविधान सभा के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से बात की है प्रीवियस जो आपकी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में, कि संविधान सभा ने जब संविधान को बनाकर तैयार किया तो उसी के चलते आगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। और इसी कारण से सन 1951 में संविधान में पहला संशोधन होता है। कब होता है दोस्तों, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन होता है। अब इस संशोधन में क्या होता है दोस्तों, जो आपका मौलिक अधिकार है, आपके जो मौलिक अधिकार है, खासकर मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको आपका क्या है, फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और साथ में आपने ध्यान रखना समानता स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया गया, यानी आपका जो है लिमिट किया गया, ठीक है। इनको जो है इनकी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की गई, ठीक है। वैसे तो आपके मौलिक अधिकार सीमित ही है, असीमित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन्हें सीमित रखने का प्रावधान किया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के असीमित है। असीमित का मतलब है जिन पर कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है या फिर कोई ऐसा अधिकार आपका जिससे आप तो उसका यूज कर रहे हैं परंतु किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसा
ऐसी स्थिति में वो आपका मौलिक अधिकार आपका स्थगित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, यह आपका मौलिक अधिकार है, यह हम सबका मौलिक अधिकार है, ठीक है। परंतु हमारे बोलने से या किसी व्यक्ति के बोलने से 10 व्यक्ति को आपका जो है हरास हो रहा है या 10 व्यक्ति डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बोलना आपका मौलिक अधिकार नहीं है फिर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको स्थगित किया जा सकता है। क्लियर? तो बोलने की स्वतंत्रता भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ क्या है, संविधान में सीमाएं निर्धारित की गई है। तो उसी तरीके से समानता स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया गया इस संशोधन के तहत। और साथ में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी फंडामेंटल जो राइट है, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, इसे भी मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे संविधान के आर्टिकल नंबर 31 में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, पहले जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था आर्टिकल नंबर 31 में, परंतु आज जो है ये कानूनी अधिकार है दोस्तों। तो संपत्ति का जो अधिकार जोड़ने की अगर बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाने की जो बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 31 में की गई थी। और इसे कब जोड़ा गया था दोस्तों? पहला संशोधन सन 1951। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। हटाने के लिए अलग संशोधन हुआ था, वो हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल राइट को बनाने की, ठीक है। तो पहला संशोधन किससे था? 1951 में पहला संशोधन हुआ। पहली बात तो ये किससे रिलेटेड था? मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा जाना और साथ में समानता स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करना, या फिर मौलिक अधिकार का जो आपका था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसकी सीमाओं को भी यहाँ पर सीमित कर दिया गया था। तो ये था पहला संशोधन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे संशोधन की दोस्तों, तो दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। इसमें क्या बात की गई थी कि संसद में राज्य के अधिकार को सीमित किया गया था। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जो राज्य का जो आपका अधिकार है, स्टेट का जो रोल रहेगा उसमें, वो कैसा किया गया? लिमिट किया गया, यानी आपका जो है सीमित किया गया था। तो ये आपका दूसरा संशोधन था सन 1952 के अंदर। यानी संसद में राज्य के अधिकारों को सीमित करने का जो प्रावधान है वो सन 1952 में आपका जो है जोड़ा गया था। तो ये आपने बात ध्यान रखनी। कौन सा अमेंडमेंट? नंबर 2, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें सातवां संशोधन सन 1956, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संशोधन है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था? सातवें संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो सबसे पहले इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये सातवां संशोधन उसी से रिलेटेड था, क्योंकि जो 1953 में जब भाषा आधार पर पहला राज्य बनता है आपका आंध्र प्रदेश, तो 1953 में ही आपका जो है फजल अली आयोग बनता है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी भाषा आधार पर विवाद को सुलझाने के लिए इसको जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी 1956 में, ठीक है। तो इसने बताया कि कहां कहां पर भाषा को लेकर के कहां कहां पर किन किन राज्यों में विवाद हैं दोस्तों। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि भारत में कुल 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा हिमाचल प्रदेश भी एक था। इसीलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश को भी 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 7वें नंबर का संशोधन किया गया। कब? 1956 में 7वां जो है संशोधन आपका किया गया था। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को संवैधानिक मान्यता किस एक संशोधन के माध्यम से दी गई? तो ध्यान रखना आपने, 7वां संशोधन सन 1956। इसके अलावा 10वें संशोधन की अगर हम बात करें, 10वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों 1961 में हुआ था। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें दादर नगर हवेली को जो है भारत में शामिल कर दिया गया और उसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दादर नगर और हवेली आज की डेट में ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो है ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश जो है आज की डेट में इसको बनाया गया, परंतु सॉरी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको नहीं दिया गया था उस समय। इनको केवल जो है भारत में शामिल करने की बात की गई थी, ठीक है। इनको केवल भारत में शामिल करने की बात जो है वो किस संशोधन में की गई थी? 1961 में। इनको भारत का अंग इनको शामिल किया गया। दादर नगर हवेली पहले ये पुर्तगालीज, डचीज, डैनिश, फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे दोस्तों। ये जब ये जो ब्रिटिश जो कंपनियां हैं, अगर आपने हिस्ट्री में विदेशी कंपनियों के आगमन में पढ़ा होगा, पुर्तगालीज आए, डचीज आए, डैनिश आए, फ्रांसीसीज आए, तो उन्होंने अलग अलग जगह पर दक्षिण भारत में अपनी जो है व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठियां या व्यापारिक फैक्ट्रियां लगाई थी, और जहां पर उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे एरियो पर क्या है कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये जो एरिया हैं
अभी तक भी 1961 तक भी जो है ये इनके कब्जे में ही रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है आपका 10वें संशोधन सन 1961 के तहत दादर नगर और हवेली को जो है भारत में शामिल करके उसे भारत का अंग बनाया गया था। कब? 10वें संशोधन सन 1961 के तहत। तो ये था आपका 10वां संशोधन। तो ध्यान रखना 10वां संशोधन किससे है? दादर नगर हवेली और दमन को, दादर नगर हवेली को शामिल करने से। और जो 7वां संशोधन है वो था आपका राज्यों को संवैधानिक मान्यता देने से, 14 राज्य 6 यूटी को। और दूसरा संशोधन संसद में राज्य के अधिकार को सीमित करने से संबंधित था। और पहला संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी एंड आपका इक्वलिटी और फ्रीडम के अधिकार को सीमित करने से संबंधित था। तो ये हमने बात करी पहले आपके प्रमुख जो संशोधन है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट संशोधन के बारे में, तो जो नेक्स्ट संशोधन है संशोधन नंबर 12, उसमें क्या बताया गया है कि आपका जो 12वां संशोधन है ये कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। कब हुआ था? सन 1962 या 1962 में। इसमें गोवा, दमन और दीव को संघ क्षेत्र जो है, संघ का जो है राज्य क्षेत्र घोषित किया गया, यानी भारत में इसको भी आपका जो है शामिल किया गया था, गोवा, दमन और दीव को। ठीक है, तो गोवा के बारे में अगर आप बात करें तो 1610 में जो है आपका जो पुर्तगालीज थे, पुर्तगालियों ने क्या करा था, बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से क्या है आपका जो है गोवा को प्राप्त किया था। और लगभग देखिए आपकी 1962 तक जो है आपका गोवा उन्हीं लोगों के कब्जे में था। ठीक है, तो इसको जो भारत का जो आपका क्षेत्र जो भारत में जो सम्मिलित किया गया वो आपका 12वां संशोधन सन 1962 में आपका जो है किया गया था। तो गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके बाद 13वें संशोधन की अगर हम बात करें, 13 संशोधन 1962 में हुआ। इसमें क्या बोला गया कि जो दोस्तों नागालैंड है, नागालैंड को भारत का नया राज्य बनाया गया। नागालैंड राज्य को आपका जो है कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया, आपका जो न्यू स्टेट बनाया गया। और इसे स्पेशल जो है आर्टिकल धारा 371 का ए, यानी नागालैंड को आज भी धारा 371 का जो ए है वो विशेष प्रावधान के रूप में दर्जा है, क्योंकि जनजातीय एरिया होने के कारण और आपके जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारी चीन के साथ लगती है नागालैंड की, इसीलिए उसको स्पेशल जो प्रायोरिटी देने की यहाँ पर बात की गई है। और इसीलिए इसको स्पेशल प्रावधान, विशेष प्रावधान धारा 371 के एक के तहत जो इसे विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। जिस प्रकार से धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, उसी प्रकार से वर्तमान में अभी भी धारा 371 का जो ए है वो किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। तो ये आपने ध्यान रख लेना। और 1962 में 13वें संशोधन के तहत इसे भारत का नया राज्य बनाया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। 14 अमेंडमेंट की अगर बात करें, 14वां संशोधन सन 1962 में, तो इसमें पांडेचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। जो पांडेचेरी है दोस्तों, तो पांडेचेरी की अगर बात करें तो पांडेचेरी नगर का जो निर्माण है वो लगभग 1664 के आसपास जो है, 1664 के आसपास जो है वो आपका पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने पांडेचेरी नगर का निर्माण करवाया था। तो आज जो पांडेचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु 1962 में इसे 14वें संशोधन के तहत जो है वो भारत का अंग बनाया गया था। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करें 15वें संशोधन के बारे में, 15वां जो संशोधन था दोस्तों ये भी 1962 में हुआ। इसमें क्या कंडीशन रखी गई थी कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, यानी जितने भी भारत में हाई कोर्ट है दोस्तों, भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा? कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये 1862 में स्थापित किए गए थे दोस्तों। ये सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कार्यक्षेत्र वाला हाई कोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों? गुवाहाटी हाई कोर्ट, लगभग 4 स्टेट का ये हाई कोर्ट है जो आपका असम के अंदर स्थित है। और दिल्ली, अगर हम बात करें, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। और सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 160 जज है। ठीक है, तो ये आपने कईयों राज्यों में एक ही हाई कोर्ट की 2 ब्रांच भी है, जैसे मध्य प्रदेश में एक आपका ग्वालियर में है, दूसरी आपकी इंदौर में है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक आपका जबलपुर में और दूसरा आपका भोपाल में, इस तरीके एक आपका इलाहाबाद में और दूसरा आपका जो है लखनऊ में 2 ब्रांचेज है। तो इसी तरीके से कईयों राज्य हैं और कईयों राज्य ऐसे भी हैं जिनके 2 राज्य के एक ही हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो ये जो हाई कोर्ट के जो जज हैं दोस्तों, उनकी सेवानिवृत्त जो आयु है, रिटायरमेंट जो एज रखी गई थी वो आपकी 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई। यानी इस संशोधन ने ये डिसाइड किया कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी जो
अंतिम जो आयु होगी, लास्ट जो एज होगी जज बनने के लिए, वो कितनी रहेगी दोस्तों? 62। तो 2 साल बढ़ाई गई, 2 साल यहाँ पर इंक्रीज किया गया। पहले ये एज कितनी रखी जाती थी? 60 साल। अब इसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 62। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है दोस्तों रिटायरमेंट एज? 65। कितनी होती है? 65 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। परंतु यहाँ पर केवल बात हो रही है हाई कोर्ट की। किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट। तो 15 अमेंडमेंट नंबर और आपका 1962 में ये प्रावधान जो है जोड़ा गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। 26 अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 26 अमेंडमेंट 1971 की अगर बात करें तो इसमें प्रीवी पर्स की स्थापना की गई थी। प्रीवी पर्स यानी जो विशेष अधिकार हैं, जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, राजाओं को जो विशेष अधिकार थे, उन सभी रियासतों को क्या है उन सभी रियासतों को उन सभी आपके जो अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया, अर्थात राजाओं के विशेष अधिकारों की समाप्ति। बिल्कुल बात सही बात है दोस्तों कि जो आपके राजा रियासतें थी, अभी भी बहुत सारी रियासतें आपके जो है कुछ शामिल थी भारत में, तो जिनके पास विशेष आपके जो अधिकार अभी तक भी आपके जो है लागू थे, क्योंकि भारत अभी यूनियन बन चुका था, लोकतंत्र भारत में स्थापित हो गया था, तो किसी व्यक्ति के पास विशेष अधिकारों की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं बन सकती। तो इसीलिए क्या है, सभी राजाओं के विशेष अधिकार यानी प्रीवियस पर्स की जो समाप्ति है इस संशोधन के तहत आपकी की जाती है, संशोधन नंबर 26 यानी सन 1971 के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 31 अमेंडमेंट नंबर, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 अमेंडमेंट 1973 यानी 31वां संशोधन सन 1973। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि लोकसभा की संरचना यानी लोकसभा की जो संरचना है, यहाँ पर जो सदस्यों की जो संख्या है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये आपने ध्यान रख लेना कौन सा संशोधन दोस्तों? 31वें संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया था कि आपका लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? 545। परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो दोस्तों अब लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में वो 543 है। कितनी है? 543 है, क्योंकि अब आपके जो दो आपके एंग्लो इंडियन के जो सदस्य जो राष्ट्रपति आर्टिकल 333 के तहत जो आपका नॉमिनेट करता था, 333 के तहत जो आपका राष्ट्रपति नॉमिनेट एंग्लो कास्ट के 2 मेंबर नॉमिनेट करता था, क्योंकि एंग्लो इंडियन सिस्टम ही खत्म हो गया है। एंग्लो इंडियन सिस्टम को सन 2019 में समाप्त किया गया, उसके बारे में भी हम संशोधन में बात करेंगे। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन सिस्टम को हटा करके अब 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट नहीं करेगा लोकसभा में, तो इसीलिए पहले 545 होते थे और जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते थे। तो एंग्लो इंडियन सिस्टम तो खत्म हो गया, तो 545 में अगर हम 2 लेस कर दे तो कितने बचाते? 543। तो वर्तमान में 543 मेंबर आपके कैसे हैं? लोकसभा के, और सारे के सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं पार्लियामेंट के आपका जो है टॉपिक के अंदर। अगर आप चाहो डिटेल से पढ़ना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में जाकर के वहां पर संसद के बारे में आप डिटेल से आपका जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें 36वें संशोधन के बारे में, तो 36वां संशोधन हुआ था 1975 में। थोड़ा आपने ध्यान रखना, इससे पहले एक 35वां संशोधन हुआ था। वो कब हुआ था दोस्तों? 1900 आपका जो है 74 में। ठीक है, 1974 में 35वां संशोधन हुआ था। अच्छा, 35वें संशोधन के तहत क्या हुआ था कि जो सिक्किम है इसे भारत का अंग बनाया गया था, सह अंग बनाया गया था, यानी भारत में शामिल तो किया गया था। केवल शामिल करने की बात 35वें संशोधन में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें। और जो 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, नया राज्य बनाया गया था। और कौन से नंबर का राज्य बना था दोस्तों? 22वें नंबर का राज्य बना था, और इसे संविधान की अनुसूची नंबर 1 में शामिल किया गया, क्योंकि अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है? भारत के कुल राज्य और उसका आपका जो है राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत के राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, और उनका जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात किया गया है। जब भी कोई नया राज्य बनता है या कोई राज्य जो है आपका अलग होता है, तब उसे संविधान की पहली अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। और जब कोई राज्य जो है किसी राज्य से राज्य का दर्जा वापस लिया जाता है, तभी उसको पहली अनुसूची से हटा दिया जाता है। तो आपने ध्यान रखना, सिक्किम को कब जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में 36वां संशोधन के तहत। और जोड़ा कब गया था सिक्किम को? 35वें संशोधन के तहत अंग बनाया गया था
भारत का, और 36वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए जो संविधान में सिक्किम के लिए जो स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2 का ए, आर्टिकल नंबर 2 का ए, ध्यान रखें। जिस तरीके से धारा 370 का जो ए है वो नागालैंड के लिए, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 2 का जो ए है वो संबंधित किससे हैं, आपका सिक्किम के अंदर, सिक्किम से। तो ये हमने बात करी संशोधन नंबर 36 यानी आपका 1975 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 42वां संशोधन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो है ये आपका संशोधन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। 42वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था सन 1976 में। तो ये जो संशोधन है, इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस संशोधन को कहा जाता है। ध्यान रखें एक बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनी संशोधन या आपका जो है मिनी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसे कहा जाता है, तो एक तो 42वां संशोधन है जिसे लघु संविधान कहते हैं, और दूसरा आपने ध्यान रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935, उसे भी लघु संविधान कहा जाता है। परंतु जो आपने ध्यान रखना कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे लघु संविधान, क्या पूछा। अब देखो, अगर संशोधन पूछा कि किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में संशोधन आप बोल देंगे 42वां। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो आप बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतर जो प्रावधान लिए हैं वो कहां से लिए गए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, इसीलिए उसको लघु संविधान कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रावधान है जोड़े किस संशोधन के तहत गए भारतीय संविधान के अंदर, 42वें संशोधन के तहत, लगभग 59 जो प्रावधान है वो इस संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक है, इसीलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। तो इसके तहत हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें जोड़ी गई थी। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, ध्यान रखें बात। तो ये 1976 में 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसके अलावा डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ प्रावधान जोड़े गए इसी संशोधन के तहत, और इसकी जो इसका जो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो कार्यक्षेत्र है वो बढ़ाया गया था, ठीक है, उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, तो उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया। दूसरा कि आपका जो संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है, कि आपका संविधान, भारत की जो संसद है वो जब भारत की संसद संविधान में संशोधन करेगी तो न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि न्यायालय ने किसी प्रकार का आपका संशोधन करने से, किसी प्रावधान में संशोधन करने से खारिज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आपके जो निर्णय को वहां पर चुनौती देना वर्जित है, प्रतिबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा प्रावधान इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी 42वें संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष किया गया, कि लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। वो कौन से संशोधन में ये बात की गई थी दोस्तों, 42वें संशोधन में। भला हालांकि आज के समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष, परंतु उसके बारे में हम आगे बात करने वाले कि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष के संशोधन में किया गया। इस संशोधन में क्या बोला गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष करने का जो प्रावधान है इस संशोधन के अंदर किया गया। और इसके अलावा समवर्ती सूची में जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, उसमें 5 विषय राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़े गए। वन है, वन्य प्राणी की सुरक्षा, और साथ में तीसरा आपका न्यायिक प्रशासन, चौथा आपका जनसंख्या नियंत्रण, और पांचवा आपका परिवार नियोजन, शिक्षा आदि को सम्मिलित किया गया किसमें, आपका जो है समवर्ती सूची में। ये सभी विषय पहले राज्य सूची के थे, ये सभी विषय पहले राज्य सूची के थे। तो इसमें शिक्षा भी है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आती है, या फिर शिक्षा जो विषय है वो किस सूची का विषय है, तो अभी आप बोलेंगे कि ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और कब जोड़े गए दोस्तों, ये जो सारे के सारे विषय हैं राज्य सूची से कब लिए गए समवर्ती सूची के अंदर, ये ले गए 42वां संशोधन सन 1976 में, ठीक है। तो राज्य सूची के पास पहले 66 विषय थे, इन सबको मिला करके, और तो इसमें से 66 में से 5 जो ये विषय हैं वो कहां पर जोड़े गए, ये आपके समवर्ती सूची में जोड़े गए। तो इसी कारण से उसके पास अभी 61 विषय रह गए हैं, और समवर्ती सूची के पास पहले 47 विषय थे, और ये जब 5 राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में लाया गया तो 47 + 5 कितने हो गए, तो इसके पास 52 विषय हो गए हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये 42वां संशोधन था जिसके
तहत जो है ये सारे प्रावधान जो हैं वो आपका 42वें संशोधन के तहत जो है भारत के संविधान और प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये वाला अमेंडमेंट या पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको समझ आया है या वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम यहाँ से डिटेल में बात कर सकें और इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो आपके जो टॉपिक है उसकी हम इस चैनल के माध्यम से जो है डिटेल से डिस्कशन उसके बारे में कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर हम आगे बात करें 44 अमेंडमेंट के बारे में, तो 44 जो अमेंडमेंट है वो आपका कब किया गया था? 1978 में। 1978 में 44 अमेंडमेंट यानी 44वां संशोधन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। काफ़ी बार ये इसमें से जो इसके जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर जो कौन कौन से प्रावधान है, काफ़ी ज़्यादा ये 42वां और 44वां जो संशोधन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कईयों बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि आपका जो 44वां संशोधन है वो क्यों बना है, आपका जो है लागू किया गया। पहली बात तो दोस्तों, जो 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये 44वां संशोधन किया गया संविधान के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन रखी गई, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रावधान या फिर कौन से प्रावधान जोड़े गए और कौन से प्रावधान हटाए गए, इसमें हम इस संशोधन के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहली जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। तो जीवन की स्वतंत्रता यानी राइट टू आपका जो है प्राइवेसी यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, और प्रेस की स्वतंत्रता वो सुनिश्चित की गई है दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के ए में। आर्टिकल नंबर 19 के ए में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता प्लस जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर आपका कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है सुनिश्चित की गई। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी यानी जो हमने अभी बात की थी, पहले पीछे हमने बात की थी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार कब बना था? 1900 आपका जो 51 में। ठीक है, पहला संशोधन सन 1951 में, यानी 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और जिसमें बात हुई है संपत्ति अधिग्रहण के बारे में। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में कब मर्ज किया गया था, कब शामिल किया गया था? तो किया गया था पहला संशोधन सन 1951 में। इसमें संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बात हुई है। ठीक है, परंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय में से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया यानी लीगल राइट किया गया और संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 के ए या 300 का अ या 300 का क में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? 300 के ए में। और पहले कौन से आर्टिकल में था? 31 में। पहले कौन से आर्टिकल में था? 31 में। परंतु यहां से हटा करके इसको कहां रख दिया? 300 के ए में। पहले ये 31 में जब था तो कैसा था? फंडामेंटल राइट था, और जब अभी 300 के ए में है तो कैसा है? लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अगर आपसे कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुझे बताइएगा कि आपका जो लीगल राइट और आपका फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कानूनी अधिकार और आपका जो मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जिस भी एस्पिरेंट्स को पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, कि भाई मौलिक अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार क्या होता है। ऐसी क्या कंडीशन थी कि आपका जो लीगल राइट टू प्रॉपर्टी उसे पहले फंडामेंटल राइट बनाया गया और बाद में उसे क्या है? लीगल राइट बनाया गया। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई थी? ठीक है, तो अगर इसको लीगल राइट बनाना ही था तो फिर इसको पहले फंडामेंटल राइट क्यों बनाया गया? ठीक है, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रावधान की, तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष इस संशोधन में किया गया था। देखो, हमने 42वें संशोधन में क्या पढ़ा था कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, यह सुनिश्चित किया गया था 42वें में। तो कमी थी एक, तो उस कमी को दूर करने के लिए 44वां संशोधन किया गया। तो 6 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया? 5 वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। तीसरा, इसमें प्रावधान और क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब उसे कैबिनेट के द्वारा लिखित सिफारिश की जाए। यानी जब कैबिनेट यानी राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद या फिर कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही उसे घोषणा करनी पड़ेगी। अगर मंत्रिमंडल उसे सलाह देता है कि आप इमरजेंसी लागू कर दीजिएगा, वो भी लिखित रूप में, तो ही आपका जो है राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, तो ये संशोधन के तहत इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया और साथ में ये बोला गया है
44वें संशोधन में क्या कंडीशन रखी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है, यदि वैसे तो उसकी सलाह के लिए ही आपका मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति के सलाह और परामर्श के लिए ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है, आर्टिकल नंबर 70 आपका जो है 4 एंड आपका 75 में, ठीक है। परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके परामर्श को मानने से इनकार भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट के परामर्श मानने को के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति और ना ही मंत्रिमंडल के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 143 में, ठीक है। तो आपने ध्यान रख लेना। 143 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जरूर ले सकता है सार्वजनिक विषयों को लेकर के, परंतु उस परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है, यानी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी। और यहां पर भी बात की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये हमने बात कर ली है अमेंडमेंट नंबर 44 के तहत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 45, तो 45 जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, तो ये 45 अमेंडमेंट हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्लस एंग्लो इंडियन कास्ट के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि जो लोकसभा है और आपका जो आपकी राज्य की विधानसभाएं हैं, वहां पर एससी एसटी और एंग्लो इंडियन कास्ट की जो सीटों का जो आरक्षण है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था दोस्तों? 10 वर्षों के लिए इंक्रीज किया गया था। हालांकि एंग्लो इंडियन सिस्टम हम ना तो विधानसभा के अंदर राज्यपाल नियुक्त करेगा एंग्लो इंडियन कास्ट का सदस्य, आर्टिकल 331 के तहत इसको समाप्त है। देखो, आर्टिकल नंबर 331 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो कास्ट का नॉमिनेट कर सकता था, और आर्टिकल नंबर 333 यानी 333 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो कास्ट का एक सदस्य दो सदस्य नॉमिनेट कर सकता था। तो एंग्लो इंडियन सिस्टम को अब संविधान में से समाप्त कर दिया गया है। तो ना तो राज्यपाल अब एंग्लो इंडियन के सदस्य को विधानसभा में नियुक्त कर सकता है और ना ही राष्ट्रपति लोकसभा में। तो ये आपकी कंडीशन अब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। एससी एसटी की यहाँ पर बात है, तो एससी एसटी के सदस्यों को यहाँ पर आरक्षण की बात है लोकसभा और किसके अंदर जो है साथ में आपकी विधानसभा के अंदर। तो ये था आपका 45 अमेंडमेंट 1980, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 52 अमेंडमेंट की बात करें, 52 अमेंडमेंट 1985, 52 अमेंडमेंट 1985, 52वां संशोधन 1985, ठीक है। तो इसमें जो है 10वीं अनुसूची यानी आपका दल बदल की जो व्यवस्था है वो शामिल की गई और इसे संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो दल बदल का कानून है वो कब लगता है, उसके लिए पहली बात तो ये जीते हुए प्रत्याशी पर ही लगता है, ठीक है। पहली बात तो ये किसके ऊपर, हारे हुए कैंडिडेट के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता, ये केवल जीते हुए प्रत्याशी पर ही लागू होता है। इसके लिए कुछ प्रोसीजर है कि कब जो है किस आपके जो है प्रतिनिधि पर आपका जो है दल बदल का कानून लगेगा। थोड़ा मैं इसमें आपको बता देता हूं कि दल बदल का कानून फॉर एग्जांपल कब लगता है कि जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी की सदस्यता को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो कांग्रेस पार्टी से जीतकर जाता है राज्य विधानसभा या फिर आपका केंद्रीय विधानमंडल के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में या फिर आपका विधानसभा या विधान परिषद में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो कांग्रेस से जीतकर जाता है, परंतु जीतने के बाद उसने अपनी पार्टी बदल ली यानी वो आपका जो है बीजेपी में आपका जो है शामिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी कांग्रेस से सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और जब सदस्यता रद्द हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर वो आपका उस जो है सदन का सदस्य नहीं रहता है। हालांकि बहुत सारे इसमें प्रोसीजर होते हैं, आगे हम बात करेंगे। दल बदल कानून जो लगता है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले आगे कि कब आपका जो है कि क्यों ये व्यवस्था लाई गई थी और क्या इसके अंदर प्रावधान है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके बाद 53 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, 10वीं अनुसूची जो है वो आपकी क्या किससे रिलेटेड, दल बदल कानून से, और ये जीते हुए प्रत्याशी पर ही लगता है। तो ध्यान रखें आप ये बात, ठीक है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर पूरा दल ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो आपका जो है उस पार्टी के ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगता। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। तो फिर जैसे अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, एनडीए प्लस बीजेपी, तो आपका यहाँ पर तो फिर आपका जो सारे सदस्यों पर दल बदल का कानून लग जाए तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार भंग हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है जो आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 53 अमेंडमेंट की बात करें दोस्तों, तो 53 जो अमेंडमेंट है वो हुआ था 1986 में। इसमें मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था, तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? आपका 1986 में 53वां नंबर का संशोधन। 55 संशोधन की अगर बात करें 1986 में, तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 55वां संशोधन सन 1986। 56वें संशोधन की बात करें सन 1987 में, तो गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो देखो दोस्तों ध्यान रखें, गोवा को हमने इससे पहले भी हमने बात की थी कि आपका जो गोवा है वो भारत का अंग कब बना था, कौन से संशोधन के तहत बना था, इसमें हम डिटेल से बात कर चुके हैं। और अब यहाँ बात हो रही है 56वें संशोधन सन 1987 की कि गोवा को 25वां राज्य भारत का बनाया जाता है। इससे पहले भारत का वो अंग था केवल, और यहाँ पर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 58वां संशोधन की बात करें तो सन 1987 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितनी उसकी वैधता इंग्लिश लैंग्वेज में है उतनी ही वैधता हिंदी माध्यम में रहेगी दोस्तों। ठीक है, यानी हिंदी माध्यम हो या फिर इंग्लिश माध्यम हो, यानी हिंदी माध्यम के जो आपके हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उनकी पहुँच भी आपके संविधान तक हो सकती है उतनी ही जितनी इंग्लिश मीडियम की। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो आपके प्रावधान है उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा या फिर हिंदी मीडियम के वैल्यू को ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चाहे आपका मीडियम हिंदी है, चाहे मीडियम आपका इंग्लिश है, तो दोनों मीडियम में संविधान की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है 58वां संशोधन सन 1987 के तहत। ठीक है, तो ये आपका था 58वां संशोधन। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं दोस्तों, तो लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो प्रावधान हैं संविधान की, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से आपकी जो है वो आपकी मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बार बार आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं पॉलिटिकल साइंस के जो आपके यहाँ पर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहिए और वो वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप आधे अधूरे में छोड़ देते हैं तो शायद हो सकता है कि आगे आपको जो है दोबारा से क्या है कहीं ना कहीं जाकर के इसको दोबारा ढूंढ करके क्या है स्टडी करना पड़े, तो इससे आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। अलग अलग आपका जो है अलग अलग बुक्सों में ढूंढ कर उसको जो है इस प्रकार के प्रावधान को ढूंढने में, जोड़ने में, शामिल करने में या फिर उसको पढ़ने में। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली अगर वीडियो वॉच करते तो आपके बहुत सारे डाउट और आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ ही यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो संशोधन है 59 अमेंडमेंट की अगर बात करें हम, 59 अमेंडमेंट 1988 में हुआ था। इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति का जो शासन है वो 3 वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, की गई है। यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यानी 356 में क्या लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो जरूरी नहीं है, वैसे तो ये 6 महीने के लिए शुरू होता है दोस्तों, 6 महीने के लिए कम से कम अवधि 6 महीने इसकी होती है, परंतु अगर चाहे तो संसद में प्रस्ताव पारित करके इसकी जो अवधि है 3 वर्ष को तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो प्रावधान किया गया 59 अमेंडमेंट 1988 में किया गया। ठीक है, और इस संशोधन में एक कंडीशन रखी गई थी कि जब इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल नंबर 21 को समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ था दोस्तों पंजाब में, कि आपका जो है पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वहाँ पे आर्टिकल 21 को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 21 वर्तमान में ऐसा आपका जो है आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता, परंतु ये व्यवस्था 1988 से पहले नहीं थी। ठीक है, ये व्यवस्था 1988 से पहले नहीं थी, उससे पहले संपूर्ण मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता था। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे कि आपका जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है वो कौन से संशोधन के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो स्थगित नहीं होगा आपका जो है जब आपका आपातकाल की स्थिति होगी तब। परंतु पंजाब में जब इमरजेंसी लगी थी दोस्तों, तो पहली बार जब पंजाब में इमरजेंसी लगी थी तो आपकी जो है आर्टिकल 21 को भी वहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपने ये बात भी ध्यान रख लेना है, परंतु यहाँ पर ये प्रावधान हुआ था। ठीक है,
इसके अलावा 61वां संशोधन 1989 की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस संशोधन के तहत वोट डालने की आयु, राइट टू वोट, ठीक है, वोट डालने की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो आज भी वोट डालने की मताधिकार यानी वैसे मताधिकार की आयु कितनी हो रखी गई है दोस्तों, 18 वर्ष। तो पहले ही कितनी होती थी, 21, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति ही, 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही वोट डाल सकता था। अब जो ये कितनी रख दी गई है दोस्तों, 18 वर्ष की गई है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके बाद 63 अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 1990 में। इसके तहत जो है 59वें संशोधन की व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक है। 59वें जो आपका जो संशोधन है, 59वां जो आपका संशोधन हुआ था उसकी व्यवस्था को समाप्त किया, यानी 59वां संशोधन क्या था, ये देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 को समाप्त किया दिया, ये व्यवस्था खत्म कर दी गई थी दोस्तों। और इसमें क्या बोला गया कि अर्थात यानी आर्टिकल नंबर 21 को आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रावधान है 1990 में किया गया था दोस्तों, जबकि 1988 में आर्टिकल जो आपका 21 है उसको भी समाप्त करने की बात की गई थी। परंतु आर्टिकल नंबर आपका जो संशोधन नंबर 63 है जो 1990 में हुआ, इसमें क्या बोला गया कि अब इसके बाद जो है आर्टिकल जो 21 है, फंडामेंटल जो राइट है आपका, राइट टू प्राइवेसी या राइट टू फ्रीडम, आपका जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होगा, ठीक है। तो तब से लेके निलंबित नहीं होता दोस्तों आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये प्रावधान कब किया गया था, 1990 में। 65वें संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1990 में। इसमें एससी आयोग का गठन के साथ साथ एससी आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ध्यान रखना, जो आपका संवैधानिक मान्यता किस एक संशोधन के तहत दी गई थी, आपका शेड्यूल कास्ट आयोग को, 65वां संशोधन सन 1990। इसके अलावा इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों, एससी जो आपके अनुसूचित जाति है उनके अधिकार और उनके जो आपके जो नियम है, प्रावधान है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है। इस आयोग का आपका जो है कार्य है। तो इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी 1990 में। 69 अमेंडमेंट की बात करें 1991 में, तो दिल्ली का जो नाम है वो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में संकलित किया गया, यानी दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ जो है उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा के देने के साथ साथ जो है इसका अपना जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ इसका राष्ट्रीय महत्व, और इसको अलग से जो है यहाँ पर विधानसभा का भी गठन किया गया था दोस्तों, इसी आपका जो है अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। कि इसका जो अपना जो है कार्यक्षेत्र रहेगा, इसका जो है अपना राष्ट्रीय महत्व तो होने के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी आपका ये अलग से इसको मान्यता दी गई थी। तो ये था आपका 69 अमेंडमेंट 1991। इसके बाद अगर हम बात करें 70वें संशोधन की, तो 70 जो अमेंडमेंट था 1992 में, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा को आपका जो है विधानसभा को क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। यानी जो आपकी दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं, पूरे भारत में केवल 2 ही आपकी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके जो आपके जो सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, ठीक है। तो दोस्तों आपने ध्यान रख लेना है कि दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और आपके दिल्ली और पांडिचेरी के आपके जो विधानसभाएं हैं और भारत की कुल विधानसभाओं के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो ये प्रावधान कब जुड़ा था आपका जो है 1992 में 70 आपका जो है अमेंडमेंट 70वां संशोधन के तहत। 73वां संशोधन की बात करें तो 1992 में इसको जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों, और इसे साथ में संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई थी, और इसके लिए स्पेशल आर्टिकल 343 आपका जो है दिया गया था, ठीक है। तो आपने ये भी बात ध्यान रख लेनी, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी 73वें संशोधन 1992 के तहत, और साथ में इसको कार्य करने के लिए 29 विषय भी दिए गए थे, ठीक है। और इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची पूछे या पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता पूछे, तो आपका जो है आपका जो संशोधन कौन सा था, 73वां 1992 में। 74वां संशोधन 1992 की अगर बात करें 74th अमेंडमेंट, तो इसमें नगर प्रशासन या नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई दोस्तों, और इसे संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और इसको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। ये था 74वां संशोधन आपका जो है ये कब बना था दोस्तों, ये कब हुआ था 1992 में। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें 84वां संशोधन के बारे में, 84 अमेंडमेंट सन 2001, तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या, इसके तहत जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की जो संख्या है उसे 2026 तक जो है उसमें कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की सीटें जैसे अभी कितनी 550, ठीक है। तो आपकी 550 से 551-52 नहीं हो सकती, या फिर विधानसभा
विधानसभा की जो सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है 500, तो ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। राज्यसभा की सीटें कितनी है 250, तो ये इससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको घटा बढ़ा नहीं 2026 तक इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता दोस्तों, कम किया जा सकता है परंतु अधिक नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रावधान है 84वां संशोधन सन 2001 में किया गया था। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में विधानसभा की सीटों को यथावत रखने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, चलिए 85वां संशोधन सन 2001 की अगर बात करें तो इसमें सरकारी जो सेवाएं हैं जैसे एससी यानी एससी एसटी और एससी एसटी के जितने भी उम्मीदवार हैं दोस्तों, उनको जो प्रमोशन यानी पदोन्नति और आरक्षण का प्रावधान करने का जो प्रोसीजर है वो शामिल किया गया। ठीक है, जितने भी एससी एसटी के उम्मीदवार हैं या फिर आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर जो है आपका पदोन्नति, प्रमोशंस और साथ में रिजर्वेशन की जो है बात आपकी की गई है 85वें संशोधन सन 2001 के अंतर्गत। ठीक है, 86वां संशोधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 86वां संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था कि अनुच्छेद नंबर 21 के ए को आपका जो है शामिल किया गया था और 21 के ए में क्या कंडीशन रखी गई, शिक्षा को जो है इसमें मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। अमेंडमेंट नंबर 86 और ईयर कौन सा 2002, और इसे कौन से संविधान के भाग नंबर आपका जो है इसमें ध्यान रखना है। ये देखो 3 कंडीशन 3 प्रकार से इसको शामिल किया गया था। पहली बात तो ये मौलिक अधिकार भी है। दूसरी बात आपका जो है कहाँ इसको सम्मिलित किया गया था दोस्तों इस संशोधन के तहत 21 के ए, आर्टिकल 45 और 51 का ए। ठीक है, तो ये 3 तरीके से 3 चीज़ों में 3 प्रकार के आर्टिकल में इसको शामिल कर दिया गया, 3 जगह इसको आपका जो है ऐड कर दिया गया था। ठीक है, इसमें शिक्षा का अधिकार का मतलब ये इसमें प्रावधान क्या जोड़ा गया था इस अनुच्छेद के अंदर 21 के ए के अंदर क्या प्रावधान है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब आर्टिकल नंबर 21 में भी ये प्रावधान आता है, आर्टिकल नंबर 45 में भी आता है और आर्टिकल नंबर 51 के ए में भी आता है। आर्टिकल नंबर 21 का जो ए है ये मौलिक अधिकार के रूप में इसमें मौलिक अधिकार के रूप में इसे मर्ज किया गया। आर्टिकल नंबर 45 में नीति निर्देशक के रूप में इसको सम्मिलित किया गया और आर्टिकल नंबर 51 में इसे कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये आपने ध्यान रख लेना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो आपका शिक्षा को कब सम्मिलित किया गया 86वां संशोधन सन 2002 में। तो ये था आपका कौन सा 86वां नंबर का संशोधन। इसके अलावा अगर हम बात करें 89 अमेंडमेंट 2003 तो इसमें एसटी आयोग का गठन के साथ साथ उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद 91 अमेंडमेंट की बात करें सन 2003 की तो इसमें दल बदल कानून को परिवर्तित किया गया तथा इसमें ये व्यवस्था रखी गई कि अगर संपूर्ण दल किसी दल में विलय होता है यानी पूरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलय होती है तो इसमें जो है आपका उसके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगेगा दोस्तों। तो जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है, कि आपका जो है ये कंडीशन रखी गई थी 91वें संशोधन 2003 में कि अगर दल बदल का कानून तब लगेगा, तब नहीं लगेगा, तब ये लागू नहीं होगा यदि कोई पार्टी संपूर्ण रूप से दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है। यानी कांग्रेस अगर बीजेपी में मर्ज हो जाए तो बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर किसी एक पार्टी के ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका इसके अंदर किया गया था। 92 अमेंडमेंट 2003 में क्या बोला गया था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची जो है आपका 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं, वैसे 22 भाषाओं का उल्लेख है उसके अंदर। ठीक है, तो आपका 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा इस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ध्यान रखना बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये जो है आपकी संविधान में कब जोड़ी गई थी दोस्तों, 92वां संशोधन 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत जोड़ी गई थी और इनको 8वीं अनुसूची में मर्ज किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 100 अमेंडमेंट की बात करें तो सन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित था क्योंकि भारत का जैसे आपका 24 परगना जिला है, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना जिला है ये हमने कहाँ से आपका लिया गया है, ये हमने लिया है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जो बांग्लादेश में चला गया था और बांग्लादेश का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था, भूक्षेत्र ऐसा था जो भारत में आपका जो है रह गया था। इसीलिए भारत और बांग्लादेश की जो भूमि है उसको क्या है अदला बदली करने के लिए ये संशोधन किया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर। 101 अमेंडमेंट अगर हम बात करें सन 2017 में तो इसके तहत जीएसटी यानी आपका गुड्स सर्विस टैक्स यानी बिल को पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था दोस्तों जीएसटी। ठीक है, जीएसटी को कब लाया गया था, 101 संशोधन सन 2017 101 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, कौन सा संशोधन हुआ था, जीएसटी को लेकर के 101 नंबर का संशोधन। और जीएसटी बिल जो है कब लागू हुआ था दोस्तों, ये जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2017 को। आपने ये बात ध्यान रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके अलावा 102 संशोधन की अगर बात करें
तो सन 2018 में हुआ था। 123वें नंबर का ये बिल था दोस्तों। तो इसमें जो ओबीसी जो आयोग है, यानी आपका राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग है उसको, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है, हाँ, राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग है उसको जो आपका 11 अगस्त सन 2018 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी आपका जो ओबीसी आयोग है उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, कब? 11 अगस्त सन 2018 को ये आपका आयोग जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रस्ताव पारित किया गया था। ओबीसी आपने ध्यान रखना, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अन्य पिछड़ा आयोग, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो अगर 103 अमेंडमेंट की बात करें तो सन 2019 में इसमें जो आपके सामान्य वर्ग के जो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े आपके जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, तो उनको क्या है, ईडब्ल्यूएस मतलब जो आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड जो आपका जो शेड्यूल है, उनको 10% रिजर्वेशन का आरक्षण प्रदान करने की यहाँ पर बात की गई है। ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी इनकम आर्थिक रूप से आपकी जिनकी इनकम बहुत कम है, न्यूनतम है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे वर्गों को, ऐसे लोगों को जो है 103 संशोधन 2019 के तहत जो है आपका 10% आरक्षण देने की बात करिए, जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी 103 संशोधन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है 104 संशोधन 2019 में, तो SC ST के आरक्षण को लोकसभा और राज्यसभा में 2030 तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, SC और ST के रिजर्वेशन को लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को सन 2030 तक जो है इंक्रीज किया गया था दोस्तों, किया गया है। और 105 संशोधन सन 2021 में हुआ, जिसमें राज्य सरकार को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कि राज्य सरकार अब डिसाइड करेगी कि उसे अपने राज्य में किस प्रकार के लोगों को ओबीसी या फिर आपका जो ओबीसी में शामिल करना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे बहुत सारी जनजातियां हैं, पंगवाल है, गुज्जर है, किन्नर है, तो बहुत सारी जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनको अब हिमाचल ही डिसाइड करेगा कि आपका जो है किस जनजाति को आपका जो है वो आपकी ओबीसी में शामिल करना है और किसको नहीं। तो ये पहले अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? केंद्र के पास। तो अब इसको प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में खुद डिसाइड करेगा कि किस एक जनजाति को या किस प्रकार के जनजातीय लोगों को क्या है ओबीसी में शामिल करना है। तो ये राज्य के ऊपर जो है ये आपका दायित्व छोड़ा गया है, ये अमेंडमेंट नंबर 105 सन 2021 में। ठीक है, 106 संशोधन यानी संविधान में जो अंतिम संशोधन हुआ था, आज तक का जो सबसे अंतिम अमेंडमेंट है वो हुआ था दोस्तों 2023 में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। देखो दोस्तों, पंचायत में तो 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है ही, परंतु अभी यहां पर बात की गई है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में। ठीक है, 33% जो रिजर्वेशन है, 33% जो आपकी विधायक और MP है वो महिला होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो 543 का 33% जो है उसमें क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, कुल सीटों का 33% पर क्या होनी चाहिए? महिलाएं। उसी तरीके से राज्यसभा में और उसी तरीके से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में। तो ये हमने बात करी टोटल संशोधन के बारे में। आज तक के जो संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर, उन तमाम संशोधन और प्रावधान को लेकर के हमने बात की है दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आपका जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है आगे हम बात करने वाले अलग प्रावधानों के बारे में। इस चैनल के माध्यम से हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके की भी तमाम जो विषयों के बारे में भी इस चैनल के माध्यम से हम आगे जो है अलग अलग टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित आपके तो अलग अलग जो आपके टॉपिक है, अगर उसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वीडियो में जा करके क्या है आप जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।